खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में ना कुछ ऐसे नियम हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। लिटरली सब कुछ। ब्रह्मांड को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल गया। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक कमाल के नियम की, केपलर के हार्मोनिक नियम की। ये एक ऐसी खोज थी जिसने मानो ब्रह्मांड के छिपे हुए संगीत को हमारे सामने ला दिया। जरा सोचिए, सदियों तक इंसान आसमान को देखता था और उसे क्या दिखता था? खेओस, पूरी तरह से अव्यवस्था। ग्रह कभी यहाँ कभी वहां, कोई पैटर्न ही नहीं। पर सवाल ये था कि क्या सच में ये सब रैंडम है, या फिर इसके पीछे कोई छिपी हुई लय है, कोई कॉस्मिक धुन जो इन सबको कंट्रोल कर रही है? और जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और हर बड़ी खोज की तरह ये कहानी भी एक बहुत बड़ी चुनौती से शुरू होती है। केपलर से पहले ग्रहों की चाल को समझना एक कॉस्मिक पजल जैसा था, एक ऐसी पहेली जिसका सबसे जरूरी टुकड़ा ही गायब था, सही डेटा। अब इस पहेली को सुलझाने की चाबी किसी नई थियरी में नहीं थी, नहीं, वो छिपी थी दशकों की मेहनत में। एक खगोल शास्त्री थे, टाइको ब्राहे। उन्होंने रात दिन एक करके ग्रहों की स्थिति को इतनी सटीकता से रिकॉर्ड किया, मतलब उस जमाने के हिसाब से ये लगभग इम्पॉसिबल था। और यही डेटा असली खजाना साबित हुआ। और ये डेटा का खजाना किसके हाथ लगा? उनके सहायक योहानेस केपलर के। उन्हें एक खास चुनौती दी गई, मंगल ग्रह की कक्षा को हल करो। सिर्फ मंगल। केपलर को उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि मंगल की इस एक पहेली को सुलझाते सुलझाते वो पूरे सौरमंडल का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम उजागर करने वाले हैं। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सालों का रॉ डेटा एक जबरदस्त खोज में बदलने वाला था। ये वो पल था जब केपलर ने एक तरह से तारों के संगीत को सुना। उन्होंने अव्यवस्था में व्यवस्था खोज निकाली। सालों की निराशा, अनगिनत गणनाओं के बाद और फिर आखिरकार वो यूरेका मोमेंट आया। केपलर को जवाब मिल गया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि इस खोज ने उनके मन के अंधेरे पर विजय प्राप्त की। हम इन शब्दों में वो राहत और उत्साह महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं था, ये एक व्यक्तिगत जीत थी। तो आखिर ये इतनी बड़ी खोज थी क्या? दरअसल बहुत सरल है। केपलर ने पता लगाया कि ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है, जिसे हम उस ग्रह का साल कहते हैं, वो उसकी सूरज से औसत दूरी से सीधे जुड़ा हुआ है। सीधा सा हिसाब, जो ग्रह जितना दूर उसका साल उतना ही लंबा। सरल है ना, लेकिन क्रांतिकारी। और ये पूरी कहानी, ये पूरा ब्रह्मांडीय कनेक्शन इस एक सुंदर से फॉर्मूले में समा जाता है, T² प्रोपोर्शनल टू A³। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये कविता है। इसी गणितीय सुंदरता को केपलर ने क्षेत्रों का सामंजस्य कहा था, मानो पूरा ब्रह्मांड एक खूबसूरत धुन पर चल रहा हो। ठीक है, तो केपलर ने हमें बताया क्या हो रहा है। उन्होंने पैटर्न बता दिया, पर वो ये नहीं बता पाए कि क्यों हो रहा है। आखिर ग्रह ऐसे चलते ही क्यों हैं? इस क्यों का जवाब देने के लिए विज्ञान के एक और दिग्गज को आना पड़ा, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का विचार, वो क्रांतिकारी था। उन्होंने महसूस किया कि ग्रह एक स्थिर सूर्य के चक्कर नहीं काटते। असल में तो ग्रह और सूर्य दोनों एक सामान्य द्रव्यमान केंद्र के चक्कर काटते हैं, एक ब्रह्मांडीय नृत्य जिसमें दोनों साथी घूम रहे हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सीसॉ की कल्पना करना। संतुलन बनाए रखने के लिए जो धुरी बिंदु होता है वो हमेशा भारी व्यक्ति के ज्यादा पास होता है ना। एग्जैक्टली। अब चूंकि सूर्य ग्रह से कहीं कहीं ज्यादा भारी है, तो ये सामान्य द्रव्यमान केंद्र सूर्य के बहुत बहुत करीब होता है। इतना करीब कि हमें लगता है कि सिर्फ ग्रह ही घूम रहा है। तो ये है मुख्य अंतर। केपलर ने अवलोकनों से एक पैटर्न खोजा, न्यूटन ने भौतिकी यानी गुरुत्वाकर्षण से उस पैटर्न को समझाया। न्यूटन ने केपलर के नियम में दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान भी जोड़ दिया, जिससे ये फॉर्मूला और भी शक्तिशाली और सटीक हो गया। विज्ञान ऐसे ही तो प्रगति करता है, एक दूसरे के काम पर आगे बढ़कर। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक ऐतिहासिक पेंच भी है, एक ऐसी डिटेल जो दिखाती है कि विज्ञान का इतिहास किताबों में जितना सीधा लगता है उतना होता नहीं है। सवाल यह है कि केपलर का नियम क्या वाकई उतना सीधा था जितना हम मानते हैं? केपलर ने अपनी ही किताब हार्मोनिस मुंडी में अपने तीसरे नियम के साथ एक छोटा सा फुटनोट डाला था। एक तरह की चेतावनी।
इस छोटे से नज़रअंदाज किए गए नोट का मतलब क्या था और इसने उनके प्रसिद्ध नियम को कैसे और जटिल बना दिया। समस्या आई बुध ग्रह के साथ। बुध की कक्षा बहुत ज्यादा अंडाकार है, यानी हाईली एक्सेंट्रिक, और जब केपलर ने अपना सरल फॉर्मूला उस पे लगाया तो गणनाएं पूरी तरह से मेल नहीं खाती थी। केपलर खुद जानते थे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ कमी है। अब इस टेबल को देखिए। यहाँ दिखता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करने पर केपलर की गणना थोड़ी सी गलत थी, लेकिन जब हम उनके फुटनोट में दी गई माध्य दूरी की ज्यादा सूक्ष्म परिभाषा का उपयोग करते हैं तो संख्याएं वाव आश्चर्यजनक रूप से सटीक हो जाती है। इससे पता चलता है कि केपलर को अपने काम की कितनी गहरी समझ थी। ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर सवाल ये है कि ये 400 साल पुराना नियम आज हमारे लिए प्रासंगिक क्यों है? ये जानकर हैरानी होगी कि यह नियम आज भी नई दुनियाएं खोजने में हमारी मदद कर रहा है। ये कमाल की बात है ना? वही मौलिक सिद्धांत जिसने 400 साल पहले मंगल की पहेली को सुलझाया था, आज हमें दूर के तारों के चारों ओर ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स को खोजने में मदद कर रहा है। जरा नासा के इस डेटा पर नजर डालिए। हम इन एक्सोप्लैनेट की दूरी सीधे तो माप नहीं सकते, राइट? वो बहुत दूर है, पर हम ये देख सकते हैं कि उन्हें अपने तारे का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, और जैसे ही हमें वो समय यानी कक्षीय अवधि पता चलता है, बूम, केपलर का नियम हमें उनकी दूरी बता देता है। पृथ्वी के चचेरे भाई कहे जाने वाले केपलर 452b को भी ऐसे ही खोजा गया था। और ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी मंद हो जाती है। इन मंदियों के बीच का समय हमें ग्रह का साल यानी उसकी कक्षीय अवधि टी बता देता है, और टी पता चलते ही केपलर का नियम हमें दूरी ए बता देता है। कितना शानदार है! तो देखिए, केपलर की यात्रा जो मंगल की एक अकेली पहेली से शुरू हुई थी, वो हमें एक्सोप्लैनेट की खोज तक ले आई है। एक सरल से दिखने वाले नियम ने ब्रह्मांड को लेकर हमारी पूरी समझ बदल दी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में ऐसी और कितनी छिपी हुई लय हैं और कितनी ब्रह्मांडीय धुनें हैं जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।